बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा मलिक। आप सबको ख़त सीख के एक और नए और बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और कोरोना SOPs का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि अगर आप खुद से और अपने घर वालों से मोहब्बत करते हैं तो आपको ये तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले तो नाज़रीन, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से, बल्कि हमारे पूरे चैनल की तरफ से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। नाज़रीन, पिछले एपिसोड के हवाले से आपका जो फीडबैक हमें मिला उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत हमें दी, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले एपिसोड में भी आप अपना फीडबैक इसी तरह से देते रहेंगे। अपनी राय का इजहार इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप कर सकते हैं, या फिर हमारे नंबर्स पर, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपना आइडिया बता सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बताए हुए किसी भी टॉपिक के ऊपर इस प्रोग्राम में बात करें तो अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नाज़रीन, आज मैं ये सोच रही थी कि पुराने वक्तों में ज़िंदगी कैसी होती थी। सादा ग़ज़ा, सादा खाना, सादी ज़िंदगी। अगर हमने किसी से बात करना होती थी, किसी का अहवाल पुरसी करनी होती थी, तो हमें दिनों बल्कि महीनों का इंतज़ार करना पड़ता था कि किसी के खतूत आएँ और हम उन्हें पढ़ें और फिर उसका जवाब दें। इसी तरह से माँ के हाथ का वो सादा खाना भी लाड और प्यार से बहुत मज़े का होता था। लेकिन आजकल की ज़िंदगी पुराने वक्तों की ज़िंदगी से बहुत अलग है, और सिर्फ एक ऐसा लफ्ज़ है जिसकी वजह से ये तमाम लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है, और वो लफ्ज़ है टेक्नोलॉजी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बदल के रख दिया है। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की तो बदल चुका है, अगर हम बात करें अपने ट्रैवलिंग की तो वो भी बदल चुकी है, अगर हम बात करें हमारे लाइफस्टाइल की तो वो तो बिल्कुल तब्दील हो चुका है। इन शॉर्ट, टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को हर तरह से बदल के रख दिया है। इसी तरह से नाज़रीन, अगर टेक्नोलॉजी ने हमें अपना गुलाम बना लिया है, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, लेकिन उसके कुछ फ़वाइद भी हैं, जैसे कि शोबा तालीम में। इस पेंडेमिक के दौरान अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती तो हम तालीम को घर घर तक पहुंचाने में कामयाब ना हो पाते। हर घर में आज अगर तालीम पहुंच पा रही है, ये इसी टेक्नोलॉजी की वजह से है। इसी तरह नाज़रीन, हमारे मुल्क में बहुत से एजुकेशन के इदारे हैं जो काम कर रहे हैं इस पेंडेमिक से बहुत पहले से, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करते थे बच्चों को, ताकि वो एक बेहतर फ्यूचर की जानिब जा सके। तो नाज़रीन, इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक पर हम बात करने से पहले और अपने स्टूडियोज में जो स्पेशल गेस्ट हैं उनसे आपको मिलवाने से पहले मैं रिसर्च शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ कि यूनाइटेड स्टेट्स की कुछ निजी यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा और तालिबात ने एक रिसर्च स्टडी की 4th क्लास के बच्चों के साथ, जहाँ पर उन्होंने एक स्कूल के अंदर टेक्नोलॉजी के ज़रिए तालीम दी और एक स्कूल में टेक्नोलॉजी के बगैर तालीम दी। और रिज़ल्ट उन्होंने क्या निकाला इससे कि जिस स्कूल में टेक्नोलॉजी के ज़रिए तालीम दी जा रही है वहाँ पर एकेडमिक अचीवमेंट्स और स्कूल गोइंग मोटिवेशन बच्चों में बहुत ज़्यादा है बनिस्बत उन जगहों के, उन स्कूल के जहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि टेक्नोलॉजी ने जहाँ बच्चों को सुस्त और मोबाइल के ऊपर हर वक्त मोबाइल पे गेम्स वगैरह का पाबंद बना दिया है, बच्चों को सुस्त बना दिया है, वहीं पर टेक्नोलॉजी बच्चों के अंदर तालीम का शौक पैदा करने के लिए और तालीम के सिलसिले को रवा रखने के लिए भी एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। तो इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हमने अपने स्टूडियोज में जो स्पेशल गेस्ट मौजूद है उनसे आपको मिलवाना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, तो वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने कहा था कि हम ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में वो स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगी जिनसे मैंने आपको आज मिलवाना था। हमारे साथ आज जो स्टूडियो में मौजूद हैं उनके लिए अगर मैं ये कहूँ कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो गलत ना होगा, अगर मैं ये कहूँ कि वो एक एंटरप्रेन्योर हैं तो गलत ना होगा, अगर मैं ये कहूँ कि वो एक सोशल वर्कर हैं तो ये भी गलत ना होगा।
अगर मैं ये कहूँ कि वो एक कैरियर गाइड हैं तो ये भी गलत ना होगा, और बच्चों को मोटिवेट करके उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाने का उन्होंने बहुत काम किया है, तो ये भी गलत ना होगा। तो मैं वेलकम करूंगी मैडम राबिया अरमगान को शो में कि उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। फाउंडर एंड सीईओ ई एजुकेटर्स एंड वाइस प्रेसिडेंट एसएमई कमेटी सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स। वेलकम मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं के साथ हमारे साथ स्टूडियोज में एक और बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है कि जिनके लिए अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने तालीम के मयार को न सिर्फ सियालकोट में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इतना बुलंद कर दिया है कि अब उस तक पहुँचना हर किसी के पास की बात नहीं। मेरे और आप सबके बहुत फेवरेट जनाब हाफिज जुल्फकार शाहिद साहब, प्रेसिडेंट ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, डायरेक्टर ऑफ कायद पब्लिक हाई स्कूल ई एजुकेटर्स एंड कंकोडिया कॉलेजेस, चेयरमैन पंजाब एजुकेशन नेटवर्क। वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक कैसे हैं यू। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप दोनों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक सर, हमारे और हमारी पूरी चैनल की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। खैर मुबारक जी। खैर मैम, ई एजुकेशन क्या सोच थी इसके पीछे, क्योंकि आप ये पिछले 4-5 साल से ई एजुकेशन का इदारा रन कर रही हैं, तो क्या सोच थी इसके पीछे, क्या मकसद था इस चैनल को शुरू करने का, इसको लॉन्च करने का, इस इदारे को लॉन्च करने का क्या मकसद थे? देखिए, मैं शुरू से बहुत डिफरेंट कुछ करना चाहती थी, वो चीज़ें जो नहीं हो रही थी। दूसरा ये कि मैंने डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया, तो मुझे वहाँ पे कुछ गैप्स नज़र आए जिनको मैं फ़िल करना चाह रही थी। लेकिन आप एक ऑर्गेनाइजेशन के जब अंडर काम कर रहे होते तब बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाते। तो मेरी कुछ अपनी एक सोच थी, कुछ इनोवेटिव मैं करना चाहती थी। तो मैंने ये सोचा कि वाई नॉट कि मैं अपना ही कुछ एक इनिशिएटिव लूँ और मैं वो काम करूँ जो कि मैं करना चाहती हूँ। तो इस तरह से मैंने ई एजुकेशन की तरफ मैं आई, क्योंकि आप देखें कि टेक्नोलॉजी इतनी हमारे लिए आसानियां पैदा कर गई है कि हम लोग अपना एक इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं ऑनलाइन, और उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं होती, जो टेक्नोलॉजी के फ़वायद हैं। तो वहाँ पे मैंने वो जो कोर्सेज़ जो मैं करना चाहती थी, देना चाहती थी, वो नॉलेज, तो मैंने उनको एक कोर्सेज़ की शक्ल दी और उसके बाद मैंने इसको लॉन्च किया। और इसमें बहुत सारे मेरे साथ स्टूडेंट्स आए यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, और माशाल्लाह से हम लोगों ने काफ़ी काम किया। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त यहाँ से सीख के गए हैं, हमसे बहुत सारे स्किल्स लेके गए हैं माशाल्लाह। तो मैम, आप क्या समझती हैं कि जिस एम के साथ आपने ई एजुकेशन के जैसे इदारे को लॉन्च किया था, आप क्या समझती हैं कि अब आकर कुछ हद तक उसके जो ऑब्जेक्टिव थे, क्या आप उनको अचीव करने में सक्सेसफुल हो सकी हैं आप तक? अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त तो प्री कोविड था, ठीक है। उस वक्त कोविड का कोई ऐसा मसला नहीं था। तो उस वक्त मेरे लिए जो सबसे बड़े जो चैलेंजेस थे, वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ लाना, क्योंकि लोग जब तक एक आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती, जब तक आपकी एक प्रेजेंस नहीं होती, उस वक्त आपको लोग नहीं मानते। ऑनलाइन पे लाना बहुत मुश्किल था उस वक्त, लोगों को ये एजुकेट करना कि ये आसान तरीका है और इसमें आप बहुत सारा आपका टाइम बचता है, आपकी एनर्जी बचती है, आपका ट्रांसपोर्टेशन के आपके प्रॉब्लम्स नहीं होते, और इस पर आप घर बैठे बहुत सारा ऐसे स्किल्स सीख सकते हैं। तो मैंने उसके बाद जब ये कोविड का आया तो उस वक्त ये चीज़ें आसान हो गई मेरे लिए कि लोगों को अवेयरनेस आनी शुरू हो गई ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से। और ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से जब ये आना, जब लोग मैंने देखा कि इससे भी थोड़ा सा फेडअप होना शुरू हो गया कि हम लोग ऐसे लोग हैं जो कि एक चीज़ के ऊपर हम लोग नहीं सेटिस्फाई होते। तो जब एक चीज़ ज़्यादा कॉमन होने लगती है तो लोग थोड़ा सा उसमें फेडअप होते हैं। तो उसमें ये हुआ कि जो मेरे जो जितने भी आपने जैसे ऑब्जेक्टिव्स की बात की, या जो मेरे जो गोल्स हैं, वो तो माशाल्लाह से काफ़ी, अभी मैंने काफ़ी एक ग्रैंड उसका मैंने सोचा हुआ है, और एक बड़े उसके कैनवस पे मैं चीज़ों को देखती हूँ। लेकिन ये कि बहुत हद तक हम लोगों ने लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन की ट्रेनिंग्स भी दी और उनको ये कॉन्सेप्ट भी समझाया, और इसके अलावा लोगों ने बहुत बेनिफिट किया हमने लोगों को। इसमें बहुत सी ऐसी आप देखें कि हमारे रूरल एरियाज़ की जो लड़कियाँ थी, ख़ासतौर पर जो आती तो यूनिवर्सिटीज़ तक थी, लेकिन उनको ये अलाउ नहीं था कि वो एक्स्ट्रा जाके कहीं अकेडमीज़ में या इस तरह का कोई भी स्किल्स वो सीख सकें। तो हाँ, ट्रेनिंग्स के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग या स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो हमारे इदारे ने वो घर बैठी ख़वातीन को या बच्चियों को ये एजुकेशन दी और उनके लिए आसान कर दिया। यहाँ पे भी चैलेंजेस थे, क्योंकि आप देखें कि हमारे जो माहौल है घरों के, वहाँ पे अगर बच्चियाँ गैजेट्स भी यूज़ करती हैं तो वो भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी चैलेंजिंग है कि घर वालों को कैसे इसमें समझाया जाए कि वो क्या कर रही हैं या वो क्या सीख रही हैं। तो इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊँगी आगे। लेकिन अभी जो मेरे जो गोल्स थे उसमें ये कि मैं ये चाहती हूँ कि हमारा जो माशरा है ना, वो एक
बहुत ही प्रोडक्टिव किस्म का माशरा हो, पॉजिटिव माशरा हो, और हम एजुकेशन को इतना आम और इतना आसान कर दें कि हर इंसान इससे बेनिफिट कर सके, हर एक की रीच तक हो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और उसमें ये नहीं कि अगर आपके पास बहुत डिग्रीज हैं तभी आप ये कोर्सेज ले सकते हैं। हमारे कोर्सेज स्पेशली डिज़ाइंड हैं फॉर दोज पीपल कि जो अगर उनके पास बेसिक एजुकेशन भी है तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और हम उनको ग्रूम भी कर सकते हैं और उनको उनकी लाइफ को बेहतर भी किया जा सकता है। राइट मैम। तो मैम, बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एसएमई कमेटी, एसएमई के बारे में मैं बताती चलूँ अगर हमारे व्यूअर्स को, कि हमारा सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स यंग जनरेशन को, हमारी जो यूथ है उसको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, बिजनेस की तरफ लाने के लिए बहुत काम कर रहा है। तो उसके लिए मैम भी माशाल्लाह बहुत काम कर रही हैं, उस कमेटी की वाइस प्रेसिडेंट है मैम। तो मैम, बीइंग अ जॉब क्रिएटर इंस्टेड ऑफ अ जॉब सीकर, कि अगर आप खुद जॉब पैदा करें लोगों के लिए तो ये क्या बेहतर नहीं? और इसके बारे में आप क्या कहेंगी? और हमारे सियालकोट में स्पेशली, जबकि एक सियालकोट एक इंडस्ट्रियल सिटी है, तो क्या ट्रेंड देखती हैं आप बच्चों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करने का, स्टार्टअप्स का? कि जब मैं सबसे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स देने के लिए जाती हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या सीखने के लिए आए हैं, मतलब क्या करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे रिप्लाई कि जी हम अच्छी जॉब्स के लिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो मैं उनसे ये, मेरा सवाल होता है कि क्या आप ये नहीं चाहते कि आप जॉब्स क्रिएट करें या आप जॉब्स दें? तो ये देखें, ये तो जब तक हम कोई गाइडलाइन नहीं देंगे लोगों को, यंगस्टर्स को, उस वक्त तक उनको नहीं पता, क्योंकि हमारे जो फैमिलीज़ का स्पेशली जो एक चलता आ रहा है रिवायती हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जी अच्छा पढ़ लिख के और जॉब करनी है, अच्छी जॉब मिलेगी। तो हम उसी ज़हनी गुलामी का शिकार हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाने के लिए हमें बहुत से चैलेंजेस, बहुत सा पेशेंस, आपको बहुत सारा ऐसा सब्र रिक्वायर्ड होता है जो कि जिसके लिए कि मुझे लगता है कि हमें लोगों को ट्रेन भी करना है और लोगों को गाइड भी करना है कि ये आसान नहीं है। लेकिन अगर हम हर वक्त आसानी का ही सोचेंगे तो फिर बहुत मतलब हम लोग फिर अपनी ज़िंदगी में खुद कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये, जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि हम क्या करें, जैसे हम लोग ई कॉमर्स की ट्रेनिंग्स हम लोग देते हैं, ई मार्केटिंग हम लोग सिखाते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो हमारी एसएमई कमेटी है इसके थ्रू। और यहाँ पर मैंने ये देखा कि हमारे काफ़ी सारे सेमिनार्स होते हैं, तो हमने उसमें ये देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये जो बिज़नेस में जो लोग हैं, अब कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है और वो ये चाहते हैं कि पहले जो सियालकोट के जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो दूसरे ब्रांड्स के लिए प्रोडक्शन कर रहे थे। तो अब हमने जब उनको यहाँ पे लेके आए कि आप खुद क्यों नहीं अपना एक ब्रांड डेवलप करते, तो पाकिस्तान का ब्रांड क्यों नहीं इंटरनेशनल जा सकता जबकि प्रोडक्ट्स हमारी हैं। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और हमारा चूँकि स्लोगन ही है कि ई एजुकेटर्स ब्रांड योरसेल्फ, तो हम यही स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि आपको अपने आप को खुद ब्रांड करना है। आपको अपने दूसरे को ब्रांड करने से बेहतर है कि आप अपने पैशन को प्रोफेशन में चेंज करें और उसको अपना ब्रांड बनाएं। राइट सर, इसी पे आपका भी कमेंट शामिल करना चाहूँगी मैं कि कितना इम्पोर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी सोसाइटी के लिए, बिजनेस में आना, बिजनेस कम्युनिटी को बढ़ाना किसी भी सोसाइटी के लिए। क्या समझते हैं कितना इम्पोर्टेंट है बीइंग अ जॉब क्रिएटर इंस्टेड ऑफ अ जॉब सीकर? देखिए फिलसा बात ये है कि रब कायनात ने जब ये इंसान को तख्लीक किया तो हर इंसान को जो है ना वो एक ख़ास नेचर पे पैदा किया। आप देख लें घर में अगर 5 बहन भाई हैं तो हर एक की नेचर जो है ना वो दूसरे से डिफरेंट होती है। ठीक है, किसी की पसंद कुछ है, किसी की नापसंद कुछ है। तो ये एक ज़माने का हुस्न है कि अल्लाह ताला ने एक ख़ास स्कीम के तहत वो सारी मखलूक वो पैदा नहीं की कि वो सारी लीडर हो तो आवाम कौन होगी। ठीक है ना, सारी अगर हुक्मरान है तो राया कौन सी होगी। ठीक है ना, तो इसी तरह जो है ना अल्लाह ताला ने डिफरेंट नेचर के साथ, डिफरेंट क्वालिटीज़ के साथ हर इंसान को पैदा किया। देखिए अगर बिज़नेस और जॉब की बात करें, ठीक है, मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये है कि इसमें 2 मुख्तलिफ नेचर के लोग जो है ना वो शामिल होते हैं। बिज़नेस को डेफिनेटली वो लोग अडॉप्ट करेंगे जो 24 आवर्स अपना फोकस जो है ना वो किसी चीज़ पे रख सकें। बिज़नेस कभी भी ये नहीं कहता जी आपने जो है ना वो सुबह 9 से 12 या 9 से 2 जो है ना आपने काम करना, उसके बाद कोई नहीं। काम बेशक अमलन वही होगा लेकिन उसकी सोच जो है, उसकी प्लानिंग जो है, उसका रहन सहन जो है ना उसके मुताबिक बन जाएगा। लेकिन इसकी निस्बत जॉब जो है वो बड़ी आसान होती है।
ठीक है ना। वो जो उस नेचर के लोग हैं, भाई सुबह 9 से 4 जॉब है, बस 9 से पहले जॉब कोई नहीं, 4 के बाद जॉब कोई नहीं, 9 से पहले अपनी ज़िंदगी है, 4 के बाद भी अपनी ज़िंदगी है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट नेचर के लोग होंगे। तो जिनको सूट कर रही होगी जॉब, वो जॉब की तरफ चले जाएंगे, जिनको सूट कर रहा होगा बिजनेस, वो बिजनेस की तरफ चले जाएंगे। तो एक तो ये है कि यानी हर बंदा जो है ना वो जॉब के लिए नहीं बना, और हर बंदा जो है वो बिजनेस के लिए नहीं बना। ताहम किसी भी मुल्क के लिए, जैसे राबिया अरमगान साहबा ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम पूरी दुनिया के जो ब्रांड्स हैं उनकी सारी प्रोडक्ट्स हम इधर सियालकोट में बैठ के तैयार कर रहे हैं, और हमारा अपना ब्रांड कोई नहीं। क्या पाकिस्तान का कोई ब्रांड नहीं हो सकता? ये नाइकी है, ये है, वो सारे वो फुटबॉल है, वो फलां चीज़ है, सब यहाँ से बन रही है। तो लिहाजा ये इनकी जो एक काविश है वो बड़ी ही काबिल तहसीन है कि लोगों को ये बावर कराया जाए कि आप अगर दूसरी ब्रांड्स के लिए प्रोडक्शन कर सकते हैं तो आप अपना ब्रांड क्यों नहीं बनाते? ठीक है। तो ये बहुत अहम है, किसी भी मुल्क के लिए बड़ा अहम है कि अगर उसके जितने ज़्यादा ब्रांड्स होंगे उतनी ही ज़्यादा वो इनकम जो है वो पूरी दुनिया में जनरेट करेगा। तो बहरहाल ये है कि डिफरेंट नेचर के लोग होते हैं। तो वो ये है कि वो जिस काम के लिए उसको वो अपने आप को सूटेबल समझता है उसकी तरफ जाए। अब अगली बात ये आ जाती है कि उसने जो चूज़ कर लिया, अगर बिजनेस चूज़ कर लिया, जिस टाइप का बिजनेस चूज़ किया, तो फिर उसके ऊपर जो है कमा हक को मेहनत करे, ठीक है ना, और उस बिजनेस को आगे लेके चले। उस बिजनेस से ना सिर्फ उसके घर का किचन चल रहा है, बल्कि बहुत सारे लोग जो उसमें जॉब कर रहे हैं उनके भी किचन चल रहा है। तो जितना अच्छा बिजनेस चलेगा उसके लिए भी अच्छा होगा, और वह उस बिजनेस के अंडर जितने लोग काम कर रहे होंगे उनके लिए भी अच्छा होगा। तो लिहाजा ये डिफरेंट नेचर के लोग हैं, ठीक है ना। तो बाकी बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारे ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों ने ये स्टेप लिया है कि यानी लोगों को बावर किया जाए इस हवाले से कि अपना ब्रांड बनाएं और उसके ऊपर काम करें। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि अभी बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो मुझे कांटेक्ट करते हैं और वो अपने ब्रांड्स डेवलप कर रहे हैं इस वक्त। अगर मैं आपको बताऊँ चैम्बर की जो सिचुएशन है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि चैम्बर में रजिस्टर्ड हैं और वो ये चाहते हैं कि वो अपना ब्रांड बनाएं और वो अपने ब्रांड को आगे लेके चलना चाहते हैं। वो यही कहते हैं कि अब उनको ये अवेयरनेस आ रही है यस कि अब हमें अपना ब्रांड होना है। देखिए मुल्क की इकोनॉमी पे कितना फ़र्क पड़ेगा। मतलब हम लोग बहुत सारी चीज़ें हमारी जो है ना वो चेंज हो जाएंगी, हमारा पूरा सिनेरियो चेंज हो सकता है पाकिस्तान बिल्कुल। इकोनॉमिक। तो इस तरह के अवेयरनेस हमें देते रहना चाहिए। बिल्कुल सर आपसे पूछना चाहूँगी कि एज एन एजुकेशनलिस्ट आप 5 से 10 साल के बाद आते, स्पेशली आफ्टर दिस पेंडेमिक, ई एजुकेशन को कहाँ देखते हैं? देखिए जी, इस पैराडेमिक से पहले, जैसे प्री कोविड से पहले बात हो रही है कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन का तो पता था, हम डिफरेंट वेबसाइट्स पे और डिफरेंट जगह पे काम करते थे इस हवाले से, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि हम भी अपना एक सिस्टम बनाएंगे ऑनलाइन एजुकेशन का। लेकिन ये कोविड-19 ने हमें मजबूर किया, क्योंकि अगर हमने देखिए एजुकेशन क्या है, आपको डिफरेंट माहौल में एडजस्ट करना सिखाती है। एक माहौल कोविड-19 का आया, उसमें हमने एडजस्ट करना सीखा कि अब बच्चों ने तो घर रहना है, ठीक है, बच्चे स्कूल आ नहीं सकते, कोरोना की एक एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है, लॉकडाउन है, तो बच्चों को घर बैठे एजुकेशन किस तरह दें? तो डेफिनेटली हमारी ज़रूरत थी, हमारी नीड थी, तो हम जो है वो ये एजुकेशन की तरफ आ गए। और वहीं जो लेसन्स बच्चों ने क्लास में बैठ कर टीचर से लेने थे, वही हमने रिकॉर्ड करके घरों तक पहुँचा दिए, यूट्यूब चैनल बनाया, ठीक है ना, और उसके ऊपर सारे अपलोड हो गए। आप देखिए एक फ़ायदा बच्चों के लिए ये भी था कि वो 24 आवर्स में जब उसकी आमादगी हो, ठीक है ना, जब उसका पढ़ने को दिल चाहे तो वो जो है ना वो उस वक्त जो है ना वो लेक्चर लगाकर वो सुन सकता है। अब रह गई बात उसमें कि बेसिकली वो बच्चे बोर भी होते हैं एक ही तरह के लेक्चर सुन सुन के, तो अब उसमें भी जिद्दत लाने की ज़रूरत है कि अगर बच्चा घर में बैठे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहा है तो उसे वही ना हो एक टीचर की आवाज़ आ रही है या उसकी तस्वीर आ रही है और बस नहीं, वो जिस तरह क्लास में एक्टिविटीज़ जो होती थी, जिस तरह क्लास में बाकायदा टॉस दिए जाते थे, असाइनमेंट्स होती थी, ठीक है ना, उस माहौल में यानी महसूस हो बच्चे को जैसे मैं बैठा हुआ तो गा रही हूँ, लेकिन काम मैं उसी तरह कर रहा हूँ जिस तरह मेरी टीचर मुझे क्लास में बैठा के करवाती है। तब उसमें जिद्दत लाने की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये काम अब चल पड़ा है पाकिस्तान में भी, ये बहुत दूर तक चलेगा। ताहम दुआ ये है कि कोविड से हमारी जान छूट जाए, ताकि बच्चों को वो दोबारा वो माहौल मिले कि वो क्लासेस में आके डायरेक्ट अपने टीचर्स की सुपरविजन में बैठ के जो है ना वो पढ़े। मैम इसी के ऊपर जैसा कि सर भी बता रहे थे कि हम लोगों को जिद्दत लाने की ज़रूरत है इसमें, हर चीज़ में एक इनोवेशन होनी चाहिए।
तो आप चूँकि एक ई एजुकेशन का इदारा भी रन कर रही हैं, तो आपके ख्याल में आज से 5 से 10 सालों के बाद, स्पेशली आफ्टर दिस पेंडेमिक, आप क्या समझती हैं कि कहाँ होगी एजुकेशन, ई एजुकेशन? बिल्कुल। अच्छा देखिए, अगर पेंडेमिक अगर ख़त्म भी हो जाता है तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जो ऑनलाइन एजुकेशन है इसके बेनिफिट्स पता चलने शुरू हो गया, अवेयरनेस बिल्कुल अवेयरनेस आ गई है। और मेरा ख्याल है कि जितना सर ने बात की कि जिद्दत लाने की ज़रूरत है, तो इसके साथ बिल्कुल लाने की ज़रूरत है। और हमें नई नई चीज़ें करनी है जिसके ऊपर हम लोग हर वक्त काम कर रहे होते हैं। जैसे हमारे जो जॉब है वो 24/7 है, हम लोगों की तो कोई छुट्टी भी नहीं होती, संडेज भी हम काम कर रहे होते हैं। बिकॉज हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है कि हम अपने काम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसको कैसे ऐसे बना सकते हैं कि लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें और इसी तरफ आएँ। तो दूसरा ये कि मैं ये समझती हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन में हमें जो है वो वर्ड जो इसकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसकी एथिक्स की बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो कि मैं देखती हूँ कि इसके बहुत लैक कर रहे हैं हम लोग। तो ऑनलाइन प्रेजेंस की एथिक्स, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारी जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि आजकल जो बच्चे भी जो एजुकेशन ले रहे हैं ऑनलाइन, उसमें ये होता है कि टीचर्स की ट्रेनिंग मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि टीचर उस तरह से ग्रैब नहीं कर पाते जिस तरह से कि उनकी फिजिकल एक प्रेजेंस होती है। तो ऑनलाइन कैसे उसको इम्पैक्टफुल बनाया जाए कि जो स्टूडेंट है वो मजबूर हो जाए कि उसको वहीं पे बैठना है, वो ये ना हो कि वो कैमराज ऑफ हैं, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, या वो कुछ भी। आप देखें कि आजकल जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ऑनलाइन वो इसी तरह ही होते हैं। तो एक वो जो डिसिप्लिन है ना, मेरा ख्याल है कि वो उसकी बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे, कि वो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और टीचर से ज़्यादा टीचर्स ट्रेनिंग की जो है ना वो हमें उसी पर काम करने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है, और अभी वी आर इन अ लर्निंग फेज। तो मेरा ख्याल है कि शायद 5 साल तक तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई होंगी, और फ्यूचर हमारा ऑनलाइन एजुकेशन ही है। वेरी वेल सेड मैम। और इसी पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से दोबारा शुरू करेंगे, कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर आप सबको खासियत में खुशामदीद कहती हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले हमने ई एजुकेशन के बारे में बात की। हमने बात की कि एजुकेशन को किस तरह से ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, एजुकेशन सिस्टम को ई एजुकेशन के थ्रू। मैम आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कैरेक्टर बिल्डिंग, आपकी ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के कैरियर के लिए, उसकी अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, उसके कैरियर डेवलपमेंट के लिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ई एजुकेटर्स में हम लोगों ने सेल्फ डेवलपमेंट और कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया, और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने इससे बेनिफिट उठाया है, और हमने उनकी लाइफ चेंज की है। मेरा मानना ये है कि मेरी सक्सेस उस वक्त है जब मैं एक ज़िंदगी बदल दूँ। चेंजिंग लाइव्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद है ये, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसमें कामयाब रहूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प भी किया इसके अंदर। तो आप ये देखें कि सेल्फ डेवलपमेंट जो है और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आजकल की जो ज़िंदगी है उसमें आप विदाउट कम्युनिकेशन अपना बता सकते हैं ना, आप मार्केटिंग कर सकते हैं ना, आप अपना कोई काम सेल कर सकते हैं। इवन ऑनलाइन जो प्रेजेंस है आपकी, उसमें भी जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, मैं ज़्यादा उस पर फोकस करती हूँ। ऑनलाइन प्रेजेंस की बात करती हूँ मैं, ऑनलाइन एग्जिस्टेंस की बात करती हूँ, क्योंकि आजकल वो लोग जो कि ऑनलाइन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनकी एग्जिस्टेंस है, लोगों को पता है कि दे एग्जिस्ट, लेकिन जो लोग ऑनलाइन इतने एक्टिव नहीं हैं तो लोग उनको बॉदर भी नहीं करते। तो मैं कम्युनिकेशन तो हम लोग जिस तरह करते ही हैं, सब कुछ हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करते हैं, हम अपना जो भी हम अपने आप को बेहतर तौर पे बता सकते हैं कम्युनिकेट करके। लेकिन जब हम ऑनलाइन की दुनिया में चले जाते हैं तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हमें कम्युनिकेशन का ख़ास ख्याल रखना है, और फिर एथिक्स को फॉलो करते हुए, क्योंकि मैंने देखा बड़ी अनएथिकल गुफ्तगू होती है हमारे जो ऑनलाइन भी जो हमारे इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं ओवरऑल सबकी बात करूँगी, इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट ओवरऑल सोसाइटी की अगर बात की जाए तो बहुत लैक करते हैं हम लोग इन चीज़ों को। तो
इसकी अवेयरनेस कौन देगा, इसका बेड़ा कौन उठाएगा कि लोगों को कैसे एजुकेट किया जाए, क्या चीज़ें बताई जाए। अब जैसा हमारे ऑनलाइन एजुकेशन में हम लोग यूट्यूबर्स को भी यहाँ पे हमारे पास वो आते हैं और हम उनको भी एजुकेट करते हैं कि आप किस तरीके से कौन सा क्वालिटी कंटेंट, देखिए कंटेंट मैटर्स। आपके पास जितना अच्छा क्वालिटी कंटेंट है आप उतना ही अच्छा काम कर सकते हैं, और उस क्वालिटी कंटेंट को बनाने के लिए फिर आपके पास एक अच्छा जहन होना चाहिए, आपके पास एक्सपोजर होना चाहिए, आपके पास क्रिटिकल एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग की वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। तो वो किस तरह से होता है, वो ये सेशंस जब हम देते हैं सेल्फ डेवलपमेंट के, तो उसके अंदर हम लोग सेल्फ असेसमेंट करते हैं, उनको हम लोग बताते हैं कि आप लोगों के लिए आप लोग असल में क्या हैं और आपके दुनिया में आने का मकसद क्या है, और आप किस तरह से बेहतर तरीके से अपने आप को पेश कर सकते हैं। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू पे मैं बिलीव करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत ही ज़बरदस्त बना के भेजा है, लेकिन हम यहाँ पे आके भूल जाते हैं। अब वो किस तरह से मैं समझती हूँ कि ये भी एक अल्लाह की इबादत है कि आप इंसान को उसकी वर्थ बताएं, चाहे वो सड़क पे चलता हुआ कोई इंसान है या वो कोई भी किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता है। मैं इन चीज़ों को समझती हूँ कि इससे ज़्यादा अहमियत इंसानियत की है। तो वो इंसान के अंदर जो उसका करैक्टर है या जो उसके जितनी भी वो अल्लाह ताला ने जो भी उसको सलाहियतें दे के भेजा है, तो उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, और हम अपने कोर्सेज़ के थ्रू वही चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनको पॉलिश और ग्रूम करते हैं। यानी कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट अल्लाह ताला ने लाजमी रखा है, सिर्फ उसको पहचानने की ज़रूरत है या फिर उस बंदे को रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत है कि उसमें हाँ वो ये कर सकता है। अच्छा, फिर यहाँ पे हम जब हम उनको असेसमेंट शीट्स देते हैं जो कि ऑनलाइन ही होती हैं, सारा वो उनका एक हम लोग उनसे काम करवाते हैं, असाइनमेंट होता है जिसमें कि वो क्वेश्चनेयर होता है जिसमें कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि वो अपनी सेल्फ डिस्कवरी करते हैं। उस वक्त सेल्फ डिस्कवरी बहुत ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप की भी अगर बात करें तो आप देखें कि इसका ताल्लुक खुद ही से बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारे अल्लामा इकबाल ने एक मैसेज दिया खुद ही का। तो जब तक आपके अंदर खुद ही का वो नहीं है, आपको ये नहीं पता कि मेरी ये वर्थ है या मेरी ये सलाहियत है और मैं ये कर सकती हूँ, उस वक्त तक आप कैसे कोई स्टेप ले सकते हैं या कैसे कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं या कैसे कोई स्टार्टअप आप अपना लेके आ सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट इवन फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, फॉर योर पर्सनल लाइफ। इवन आपकी पर्सनल लाइफ बेहतर होती है, आप एक फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं जब आपको अपनी वर्थ पता हो, और आप जब इस पर्सपेक्टिव से बाकी लोगों को भी देखते हैं तो आपके लिए हर इंसान कीमती हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं, प्रोफेशनली भी एंड पर्सनली। सर क्या कहेंगे इसके बारे में, सेल्फ डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस किसी भी स्टूडेंट के करियर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? फिल्टर देखें, आज की इस जदीद दुनिया में माहिरीन ने ये बात साबित कर दी हुई है कि अगर आप तालीम के हवाले से देखें तो वही तलबा और तालबात जो हैं वो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं जिनके पास सेल्फ एस्टीम होती है, ठीक है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बगैर या सेल्फ एस्टीम के बगैर बच्चा जो है वो कामयाब हो ही नहीं सकता, वो अच्छे मार्क्स ले ही नहीं सकता, वो अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा कर ही नहीं सकता। तो ये बहुत अहम चीज़ है, और ये बेसिकली सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये पैदा होता है ना सिर्फ घर में बल्कि जिस स्कूल में बच्चा जाता है, जिस एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़ता है, ये सारा माहौल और सोसाइटी मिलकर बच्चे की सेल्फ एस्टीम बनाती है। देखिए, कुदरत जब किसी इंसान को पैदा करती है तो उसको सेल्फ एस्टीम जो है वो हाई देकर पैदा करती है, कभी किसी बच्चे की सेल्फ एस्टीम लो नहीं होती। ये हमारा माशरा होता है जो उसको लो कर देता है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि एक घर का बच्चा है वो गरीब घर का है और एक अमीर घर का बच्चा। अब वो बच्चे हैं ज़ाहिर है वो गली मोहल्ले में खेलेंगे, स्कूल आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। अब वो जो अमीर घर का बच्चा है ना, वो अगर छोटे गरीब घर के बच्चे को बताता है, वो कहता है कि मेरे पापा कल मेरे लिए गाड़ी लेकर आए थे, ठीक है ना, रिमोट वाली गाड़ी, ठीक है ना। अब वो जिस गरीब बच्चे से वो बात कर रहा है ना, वो जेब में हाथ डालता है तो वो 2 टॉफियां बाहर निकालता है, मेरे पापा देखो मेरे लिए कल टॉफियां लेकर आए थे। तो इमेजिन करें कि उस बच्चे की सेल्फ एस्टीम उसी तरह है जिस तरह उस अमीर बच्चे की है। लेकिन फिर हमारा ये माशरा होता है, ठीक है ना, हमारे टीचर्स होते हैं, हमारी सोसाइटी होती है, और इवन हमारे घर वाले होते हैं जो बच्चे की सेल्फ एस्टीम को नीचे गिरा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल घर में कैसे गिराई जाती है, अगर बच्चे ने कोई रिजल्ट अच्छा नहीं लिया, कोई काम अच्छा नहीं किया, वक्त पे काम नहीं हुआ, तो उसको जो है ना वो तानाजनी होगी उसके साथ ना,
ठीक है ना, भाई तुम्हारा तो बिल्कुल ठीक था, दूसरे बहन भाई से। वो कंपेयर करेंगे उसको उसके बहन भाइयों के साथ, वो कंपेयर करेंगे उसको उनके कजनों के साथ। जब किसी बच्चे को आप दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो जैसे हमने प्रीवियस जो हमारी टॉक हो रही थी उसमें यही बात थी कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को अपनी फितरत में पैदा किया, तो लिहाजा उसकी नेचर ही बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल यूनिक जो है वो दूसरों से बिल्कुल यूनिक है। तो उसको आप किसी दूसरी चीज, यूनिक चीज को दूसरी चीज से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? उसकी अपनी सलाहियतें हैं। वो हो सकता है कि उसका भाई मैथ्स में बहुत अच्छा है और ये इंग्लिश में बहुत अच्छा है, वो हो सकता है कि वो एजुकेशन में बहुत अच्छा है, लेकिन ये बच्चा जो है ना वो रोजमर्रा की डीलिंग में बहुत अच्छा है। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को डिफरेंट क्वालिटीज के साथ पैदा किया होता है। अब घर में ही वही माँ बाप, वही बहन भाई जो कि उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं उस बच्चे से, लेकिन ना समझी में उनको चूंकि इन चीजों का इल्म नहीं होता, तो वो उसको कंपेयर करके दूसरे बच्चों के साथ वो उसको जो है ना वो कोई बुरे रिजल्ट्स पर या किसी बुरे काम पर जो है ना उसको ज़दोकोब किया जाता है, उसको जो है ना वो ताने दिए जाते हैं, उसको बुरा भला कहा जाता है, तो वो बेचारा बुझा जाता है। वो सेल्फ एस्टीम जो कुदरत ने उसने बड़ी हाई देकर भेजी थी वो लो हो जाती है। कहा जाता है कि किसी अफ्रीका के कबीले में जब आबादी बढ़ने लगी, तो वो जब उन्होंने दरख्त काटना होता था कि यहाँ पर हमने झोपड़ा वगैरह बनाना है, तो उसको काटते नहीं थे, बल्कि सारा कबीला इकट्ठा होकर ना तो उस दरख्त को गालियां देता था, ठीक है, उसको बुरा भला कहता था। वो कहते नहीं हफ्ते के अंदर ही वो दरख्त जो ना मुरझा के गिर जाता था, यानी वो इस तरह का असर लेता था। तो वो तो दरख्त था और ये तो इंसान का बच्चा है, अशरफुल मखलूकात है। तो लिहाजा ये बात आप क्लास में चले जाए तो क्लास में बाज ना समझ टीचर भी इस तरह का मुजाहरा कर देते हैं कि बच्चे को बाद दफा उसके जारी हुलिये से उसका नाम दे दिया जाता है। अब माशरे में देखें, ठीक है ना, कोई बच्चा बड़ा कमजोर है तो वो पतलू होगा, कोई थोड़ा सा फलवा है तो वो मोटू होगा, ठीक है ना, कोई थोड़ा सा सांवला है तो कालू होगा। तो ये जो नाम दिए जाते हैं ये भी बच्चे की सेल्फ एस्टीम को नीचे गिरा देते हैं। तो माहिरीन ये बात साबित करते हैं कि एजुकेशनल मामलात में अगर आप इम्तहानात में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना चाहते हैं तो आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होनी चाहिए। तो हमें इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि बच्चों को मोटिवेट करें। जब आप उनको मोटिवेट करेंगे तो उनकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी और वो अच्छा रिजल्ट जो है ना वो दे सकेंगे। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस वो किसी भी मामले में, चाहे वो एजुकेशन हो या प्रैक्टिकल लाइफ हो, उसमें बहुत। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि जो आप देखें कि वेस्ट में जो हमारा वहाँ पे जो कल्चर है पढ़ाई का, वहाँ पे जो स्पेशल इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि हर बच्चा जैसे आपने कहा कि डिफरेंट है, तो बच्चों के अंदर वो ऐसे बच्चों को ज़्यादा पैम्पर करते हैं, वो उनको ऐसी टेक्निक से इस्तेमाल करते हैं और वो स्पेशल चाइल्ड एजुकेशन होती है जिसमें कि बहुत से बच्चों को लर्निंग में प्रॉब्लम होती है। तो उनको किस तरीके से, लेकिन हमारे यहाँ पे हम सबको बराबर समझते हैं ना, हम एक ही देखते हैं फ्रेम में सबको, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए टीचर्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है कि उसको हर बच्चे की साइकोलॉजी को समझना है और उसको उस तरीके से ट्रीट करना है। एब्सोल्युटली, टीचर्स ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंपल्सरी, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ताकि बच्चे ना सिर्फ स्कूल लाइफ में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में आगे चल के एक अच्छे सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डेवलपमेंट का मुजाहरा कर सकें। मैम, चूँकि आप ये ई एजुकेशन का इदारा पिछले 4-5 सालों से रन कर रही हैं, इस पेंडेमिक से भी बहुत पहले, तो मैं ये भी चाहूँगी कि आप, क्योंकि हमारा अब इस पेंडेमिक के बाद हमारे तकरीबन तमाम ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुके हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ टिप्स दें। मेरा ख्याल है सर भी मुझसे इत्तेफाक करेंगे इस बात पे कि आपसे हमें कुछ थोड़ी सी टिप्स देनी चाहिए कि हम किस तरह से एजुकेशन को, ई एजुकेशन को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, या आप ऑब्जर्व करती हैं कुछ फ्लॉज जो कि अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अपने ऑनलाइन एजुकेशन में जो आ रहे हैं उनका आप क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज? जी बिल्कुल, देखिए ऑनलाइन एजुकेशन में जो सबसे जो बड़ी बात है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है जी इस वक्त, वो ये कि आपने स्टूडेंट को कैसे ग्रैब करना है, किस तरह उसको बिठाना कैसे आपने, और फिर ये कि इम्पैक्टफुल लेक्चर्स या इस तरह की जो एजुकेशन है वो कैसे कन्वे करनी है। उसके लिए मैं ये समझती हूँ कि एक तो ये कि वीडियो बेस्ड लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक वैसे बात करना और एक जो आप एनिमेशन के साथ या वीडियो के साथ आप जो चीज़ें करते हैं वो ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो उससे ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है और वो ज़्यादा बोर भी नहीं होते। तो मेरा मानना ये है कि एजुकेशन को ईजी और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए। इसी तरह LMS सिस्टम्स हैं, जैसा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, उनको बेहतर होना चाहिए, और ये कि पूरा एक कैजुअल होना चाहिए। जो ऑनलाइन एजुकेशन जो अभी जो नए जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कर रहे हैं, तो वो
पूरा उनके एक पूरा सिस्टम डेवलप होना चाहिए जिसके ज़रिए वगैरह, जैसे हम अब अपनी वेबसाइट पे जो काम कर रहे हैं, हमारा इस तरह के हमारा वीडियो बेस्ड है सारा जो लेक्चर्स हैं, और उसके अंदर हमने वहीं पे क्विज़ेस भी रखे हुए हैं। उसमें कि वो इंटरैक्टिव रहता है, वो क्विज़ के आंसर्स किए स्टूडेंट ने, और उसके बाद हम लोग उनको कुछ जो सेशंस हो जाते हैं, जब उनका कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग उनको सर्टिफाई कर देते हैं उसके मुताबिक। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, और इंटरेस्टिंग कंटेंट पे फिर मैं कहूँगी कि कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए और आसान अल्फाज में होना चाहिए। जितना हम कॉम्प्लिकेटेड करेंगे चीज़ों को, उतनी ही बच्चे डिग्रीज तो ले लेंगे लेकिन तालीम नहीं हासिल करेंगे। तो वो तालीम जो एक जो है ना तरबियत तालीम, वो मेरा ख्याल है कि ईजी कम्युनिकेशन से आती है। हम मुश्किल अल्फाज का सहारा लेते हैं, हम ये कहते हैं कि अच्छा जितनी मुश्किल में जाएंगे, हमारा मकसद ये होता है कि इनको मुश्किलात से गुजार के पेपर बस पास हो जाए, ये अल्फाज इनको याद रह जाए। लेकिन एक जो इल्म जो पहुंचाने की जो बात होती है ना आसान अल्फाज में, मुझे लगता है कि वहाँ पे हम लैक कर रहे हैं। वो हमें वैसे भी एजुकेशन सिस्टम में उसकी ज़रूरत है, ईजी एजुकेशन की, ऐसी एजुकेशन जिसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये हो कि हमने हर इंसान को एजुकेटेड करना है। तो अगर हमारा ये ऑब्जेक्टिव होगा तो फिर हम काफ़ी बेहतर कर सकते हैं अपने सिस्टम को। In short, make it entertaining and interesting to make it impactful and easier. Sir, जी, ये बात हो रही है ना कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से, तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि स्कूलों में सिर्फ एजुकेशन नहीं होनी चाहिए बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग भी होनी चाहिए। कैरेक्टर बिल्डिंग पर जो है ना वो ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अब कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से डिफरेंट एक्टिविटीज़ जनरेट किए जा सकते हैं, डिफरेंट वीडियोज़ बनाए जा सकते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से। लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग में एक बहुत जो अहम चीज़ है वो है घर का माहौल। ठीक है ना, को बच्चे ने जो 19 घंटे घर में गुजारने होते हैं और 5 घंटे आके वो स्कूल में गुजारता है, फिर वो सैटरडे संडे भी वो घर में गुजारता है, वो समर वेकेशन भी घर में गुजारता है, विंटर वेकेशन भी घर में गुजारता है, त्योहारों की छुट्टियाँ, ईद की छुट्टियाँ घर में गुजारता है। तो वो घर का माहौल जो है ना वो भी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए उतना ही लाज़िम लज़ूम है जितना कि स्कूल का माहौल। बल्कि स्कूल में जब बच्चा आता है तो बेसिकली उसने घर में अपनी क्या कैरेक्टर बिल्डिंग की हुई है उससे बनाया करता है। ठीक है ना, अगर स्कूल में आकर जो है ना एक बच्चा बड़ा सोबर है, बड़ा डेलिकेटेड है, बड़ा बादब है, टीचर्स की इज्जत करने वाला है, हमतनगोश होकर लेक्चर सुनने वाला है, तो पता चलता है कि इसकी घर में ग्रूमिंग जो है ना वो बहुत अच्छी हुई है। ठीक है ना, लेकिन अगर एक बच्चा रेस्टलेस है, ठीक है ना, वो ना खुद पढ़ता है ना दूसरों को पढ़ने देता है, तो वो उसको ये चीजें स्कूल ने तो अभी नहीं सिखाई, अभी तो वो स्कूल में आया है। ठीक है, इट मीन्स ये चीजें वो अपने गली मोहल्ले से घर से सीख कर आया है। तो कैरेक्टर बिल्डिंग में जो सबसे बड़ी बात है वो है वो घर का माहौल, कि वालिदैन अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। अगर वालिदैन चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है ना वो बड़ों का अदब करे, ठीक है ना, बीइंग द फादर एंड मदर वो हमारी जो है वो इज्जत करे, तो फिर उनको उनके घर में मौजूद उनके वालिदैन पहले उनकी इज्जत करनी चाहिए। जब बच्चा देखेगा ना कि मेरा वालिद और मेरी वालदा, मेरी दादी माँ और मेरे दादा अबू की उस बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके आगे कंधे झुका के रखते हैं जैसे कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया, उनके सामने उफ तक नहीं कहते, तो वो बच्चा वो सीखेगा। जब वो सीखेगा तो फिर वही इंप्लीमेंट करेगा जो उसने अपनी आंखों से देखा हुआ। कहते हैं ना, ये कहावत है बड़ी कि एक गांव में एक माहौल था कि जब कोई बूढ़ा हो जाता था तो उसका जो जवान बेटा था वो उसको उठाता था, कभी किसी काम का नहीं, और उसको कबीले से बाहर जाके फेंक आते थे। तो वो जब एक बेटे ने उठाया अपने बाप को फेंकने लगा जब कबीले से बाहर, उसने कहा बेटा मुझे यहाँ पे ना फेंको, मुझे थोड़ा सा वो आगे फेंक दो। तो उसने कहा कि ऐसा क्यों? उसने कहा कि मैंने अपने बाप को यहाँ पर फेंका था, तुम जरा थोड़ा सा आगे फेंको, तुम्हारा बेटा जो अगर नदी में तुम्हें फेंकेगा। तो वो बेटे ने वो सोचा कि ये मामला तो बड़ा खराब है, बढ़ापा तो मेरे ऊपर भी आना है, लिहाजा इसको तब्दील किया जाए। तो उसने तब्दील किया, वो अपने वालिद को घर वापस ले आया, उसकी खातिरदारी की, वक्त गुजरता गया। जब उसका बेटा जवान हुआ तो उसने चूंकि यही देखा था कि बड़े बूढ़ों को कबीले से बाहर नहीं फेंकाते बल्कि उनकी खिदमत करते हैं, लिहाजा जब वो बुढ़ापे में पहुंचा तो उसकी भी खिदमत होने लगी। तो इस तरह जो है ना वो वतीरा वो तरीका का तब्दील हो जाता है। तो जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके साथ सलूक करे, वही सलूक आप अपने माँ बाप के साथ करें, तो वो जो है ना ये है बेसिकली कैरेक्टर बिल्डिंग। जो आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं वही वो बनेगा। आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो 5 वक्त का नमाजी हो और खुद अदाम नहीं याद करके बैठे हो, नमाज पढ़ने के लिए जाए
और बच्चे को कह रहे हैं जो मार्क्स, इस तरह नहीं मामला बनना। जो आपने करना है वही आपके बच्चे ने आपको डिटो कॉपी जो है ना वो चलाना है। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही और मुझे उम्मीद है कि जो वालिदैन आपको सुन रहे हैं इस वक्त घर में बैठे, उन्होंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। मैं बिल्कुल मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगी कि जैसे अभी सर ने बात की कि पेरेंट्स के हवाले से कि घर का माहौल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे की पहली जो दरसगाह है वो माँ की गोद होती है, ठीक है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमें जैसे अगर अब जैसे पेरेंट्स हैं, हम उनके लिए ओरिएंटेशंस अरेंज कर सकते हैं, उनके लिए ऐसे कर सकते हैं, इवेंट्स कर सकते हैं कि जिसके अंदर उनकी भी ग्रूमिंग हो। क्योंकि देखिए पेरेंट्स तो अब ये समझते हैं कि पेरेंट्स हैं तो आगे सीख नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन हमारी सोसाइटी में ख़त्म होना चाहिए। इसी तरह से हम लोगों ने भी ये कोशिश की है कि हम लोग ऐसे कोर्सेज डेवलप कर रहे हैं आजकल, जो कि हम लोग मदर्स के लिए हैं, जो कि मदर्स देखें हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चे हो गए, शादी हो गई, इसके बाद आपने कुछ सीखना नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को भी मैं चेंज करना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे भी हैं तो आप साथ साथ लर्न कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं कि उनकी कैसे आप बेहतर तरबियत कर सकते हैं बच्चे की। तो वो एक मेरा ख्याल है कि ये भी चीज़ सबको इसके भी ऊपर काम करना चाहिए और पेरेंट्स की जो ट्रेनिंग है उसके लिए भी कोर्सेज होने चाहिए। बिल्कुल। यहीं पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का यहीं से आगाज करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में, कैरियर के बारे में बच्चों के, और वालिदैन के बिहेवियर के बारे में कि बच्चों की सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चों की मोटिवेशन के लिए वालिदैन का रवैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैम, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि एज अ कैरियर गाइड आप बहुत से बच्चों को मोटिवेट भी करती हैं, तो आप बहुत से बच्चों को ये भी देखती हैं कि उनके अपने कुछ शौक होते हैं, कुछ पैशंस होते हैं, लेकिन माँ बाप अपनी ख्वाहिशात का बोझ बच्चों के कंधों पर डाल देते हैं। और एक कामयाब आर्टिस्ट क्या एक नाकाम डॉक्टर या इंजीनियर से बेहतर है आपकी नज़र में? आप वालिदैन को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी आपके इस चैनल के थ्रू कि बच्चे का जो पैशन होता है वो इसका प्रोफेशन होना चाहिए। क्योंकि इंसान, मैंने जैसे पहले भी कहा कि अल्लाह ताला ने जो एक पैकेज बना के भेजा इंसान का, वो अल्लाह ताला ने क्रिएट किया होता है उसको। अब उसको आइडेंटिफाई जैसे हमने करना है, और फिर अगर जो उसका पैशन है वो उसी को लेके चले तो वो कामयाब है। लेकिन अगर फोर्सफुली, ठीक है बच्चे डॉक्टर भी बन जाते हैं, इंजीनियर भी बन जाते हैं, लेकिन उनके दिल नहीं होते उनके साथ। और मैं समझती हूँ कि आपका काम उस वक्त तक इम्पैक्टफुल नहीं होता जब तक कि आपको अपने काम से इश्क ना हो। इश्क बहुत ज़रूरी है अपने काम से, और ये एक ऐसा अब समझ लें कि ये एक ऐसा बर्निंग डिज़ायर होती है कि जो आपको आगे बढ़ने में मदद देती है। अगर आपके अंदर कोई डिज़ायर ही नहीं है, आपके ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया है कुछ, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर है तो आप हर वक्त उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और आप हर वक्त उसके अंदर लगे रहेंगे जोश से, जुनून से। और पेरेंट्स का भी यहाँ पे जो माइंड सेट है वो चेंज करने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि आप देखें कि अल्लामा इकबाल ने बहुत साल पहले कहा था कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो वो बात मैं समझती हूँ कि आज बिल्कुल आज के दौर में सच है कि जितना जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, जितना उनका एक्सपोजर है, पेरेंट्स की बहुत लिमिटेड नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप ले लें, बहुत कम पेरेंट्स हैं जो कि इतना अपडेट रहते हैं, कुछ होते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पे जो माहौल है वो उसमें वो समझते नहीं है। आजकल के जो एजुकेशन को भी नहीं समझते, आजकल के जो प्रोफेशंस हैं उनको भी नहीं समझा जाता। हमारी सोसाइटी में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट प्रेफर किया जाता है कि ये प्रोफेशंस हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आप एक आर्टिस्ट भी हैं, अगर आपके अंदर ये शौक़ है तो व्हाई नॉट, आप उसमें आप देखें कि कितने बड़े बड़े स्टार्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं, और वर्ल्ड वाइड अब बहुत सारे ऐसे हमारे आर्टिस्ट हैं जो कि आप देखें कि ग्लोबली अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। तो उनका जो पैशन था उन्होंने वो किया। तो इस तरह से आप जितने भी लोग हैं, ये देखें जितने हम बड़े बड़े नाम लेंगे, स्टीव जॉब्स या जितने भी जो CEOs थे, ये ड्रॉप आउट से अपने ये जो कॉलेज के, तो
हम यहाँ से ही हमें अंदाज़ा होता है कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास डिग्रीज़ हैं या आपने कुछ पढ़ लिया है तभी आप कामयाब हैं। वो लोग जो बिलियनर्स हैं, सब दुनिया के टॉप लोगों में आते हैं, वो इसी तरीके से ही थे। उन्होंने अपने पैशन पे काम किया और उन्होंने अपने आप को मनवाया। तो जो लोग अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हैं वो बहुत सक्सेसफुल जाते हैं। और पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि बच्चों को उनके रुझान के मुताबिक उनको इजाज़त दी जाए, बल्कि उनको ऐसा माहौल दिया जाए कि वो जो करना चाहते हैं वो करें। और इनकरेजमेंट, यहाँ पे मैं ज़रूर बात करूँगी और मैं हमेशा बात करती हूँ इनकरेजमेंट के बारे में कि हमारी सोसाइटी में इनकरेजमेंट नहीं है। हम अपने बच्चों को इनकरेज नहीं करते हैं किसी भी हवाले से। और इस वजह से आप देखें कि आप पौधे को भी जब लगाते हैं तो उसको पानी देते हैं। तो इसी तरह इनकरेजमेंट का भी हमें, जो हमारे जो बच्चे होते हैं हमारे बिल्कुल प्लांट्स की तरह होते हैं, हमें उनको हर वक्त इनकरेज करना होता है ताकि वो ग्रो करें और वो फल दें। तो जितनी बच्चा जिस भी प्रोफेशन में है, चाहे वो फोटोग्राफर बनना चाहता है, चाहे वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, चाहे वो कुछ भी करना चाहता है, मैं समझती हूँ कि कोई भी प्रोफेशन किसी से भी कम नहीं है। हाँ, सब प्रोफेशंस रिस्पेक्टेबल हैं, हमें हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बीइंग पेरेंट्स भी, बीइंग सोसाइटी भी, और हमें इन चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत है। क्योंकि हर बच्चा तो उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर हम कहें कि हर एक उस तरह से बिलियनर बने तो वो भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसका पैशन ही उसका प्रोफेशन बन जाए तो वो खुश तो रहेगा। अच्छा, कम से बिल्कुल कम ना। बिल्कुल, मैं यहाँ पे यही बात ऐड करना चाह रही थी कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास बहुत पैसा, आपका दिल ही खुश नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन की भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ें सेटिस्फाई करें। किसी को आर्ट वर्क करके सेटिस्फैक्शन मिलती है, किसी को गाना गा के मिलती है, किसी को पेंटिंग करके मिलती है, किसी को कुछ भी मतलब कोई भी ऐसा काम जो कि हम समझते हैं कि कम है, लेकिन कोई भी काम कम नहीं है। राइटिंग, बिल्कुल राइटिंग में देखिए आप, राइटर्स भी आजकल के जो है वो काफ़ी मुआवजे पे काम करते हैं, कोई थोड़ा नहीं होता। तो मतलब हर काम अच्छा है आजकल, तो हर काम में इतना स्कोप है कि कोई भी काम, मुझे नहीं लगता कि हम ये कह सकें कि सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर्स ही कामयाब हैं। सर, फादर डॉक्टर तो बेटा भी डॉक्टर होना चाहिए, फादर बिजनेसमैन बेटा भी बिजनेसमैन होना चाहिए। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या ये सोच बदलने की ज़रूरत है? देखिए, जो ट्रेंड रहा है वो तो यही रहा है कि अगर एक शॉपकीपर है, उसकी कपड़े की दुकान है, तो उसकी कोशिश यही होती है कि मेरा बच्चा जो है ना वो मेरा बिजनेस संभाल ले, ठीक है ना। और अगर जो है ना वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर है तो उसकी कोशिश ये होती है कि मैं इस शोबे में बहुत आगे निकलना चाहता हूँ, मैं अपना हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, लिहाजा मेरे 2-4 बच्चे जो हैं उनमें से कोई 1-2 जो है ना वो डॉक्टर, बल्कि सारे डॉक्टर, और मैं जो बहू भी घर में लेकर आऊँ वो भी डॉक्टर ही हो, ठीक है ना। और हमारा जो है ना ये सेटअप बड़ा अच्छा चले। तो ये तो एक इंसान की ख्वाहिश है, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि देखिए आमिर खान ने एक बड़ा खूबसूरत काम किया, जो 3 इडियट्स मूवी बनाई वो इसके वाले से थी कि आप एक इंजीनियर तो बन जाएंगे, एक डॉक्टर तो बन जाएंगे, लेकिन यह है कि इनर सेटिस्फैक्शन आपकी नहीं होगी, आप मुतमिन नहीं हुए उस काम से, ठीक है ना, क्योंकि वो आपका पैशन ही नहीं है। अब ये भी जानना कि आपका पैशन है क्या, ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ना वो समझ लीजिए एक एम्बिग्यूटी है कि लोगों को पता ही नहीं मेरा पैशन क्या है। यानी मैं मिसाल दिया करता हूँ कि हमारे पास एडमिशन के लिए एक बच्चा आया, तो उसने वो लिखा जी मैं 9th में दाखिल होना चाहता हूँ, कौन सा सब्जेक्ट उन्होंने लिखे जी मैं साइंस रखना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट्स उसने वो साइंस के आर्ट्स के चूज़ कर लिए, और नीचे एक क्वेश्चन था कि आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं, तो उसने लिखा हुआ था मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है। अब वो पार्ट आर्ट्स रहा है और बनना वो डॉक्टर चाहता है, और नीचे वालिदा ने भी सिग्नेचर किए और बच्चे ने भी सिग्नेचर किए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो जो कैरियर के हवाले से जो कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो इस लो लेवल की थी कि इतनी बेसिक चीज़ों का भी पता नहीं था। तो ये गॉड गिफ्टेड मामला होता है कि किसी को कोई प्रोफेशन चूज करने से पहले ही पता चल जाए कि मेरा ये पैशन है, ठीक है ना, ये गॉड गिफ्टेड होता है। तो अगर कोई इंसान ऐसा प्रोफेशन चूज कर लेता है जो उसका पैशन भी है, तो आप देखिएगा कि वो 2-2 दिन मुसलसल, 3 दिन मुसलसल काम करेगा, वो थकेगा नहीं, ऐसे ही, ठीक है ना। वो 24 आवर्स काम कर रहा है, वो थकेगा नहीं, उसका काम नहीं खत्म, वो थकेगा नहीं। लेकिन जिसका पैशन वो ना हो और प्रोफेशन कुछ हो रहा है, पैशन कुछ हो रहा है, वो तो 2 घंटे क्या, 4 घंटे क्या, 3 घंटे क्या, वो थक जाएगा। पहले तो वो बोर ही होगा काम करते हुए, लेकिन वो जिम्मेदारी पूरी कर रहा होगा कि ये मेरा टाइम का दुरानिया है, इसमें मैंने काम करना है, लेकिन बोरियत से कर रहा होगा और थकावट इंतहा की हो जाएगी। तो ये मुझे याद पड़ता है कि जब मैं एजुकेशन में था, स्कूल एजुकेशन में,
तो उसी दौरान ना बाई चांस जो है वो कोई हमसायों के 1-2 बच्चे पढ़ाने पड़ गए, ठीक है। कोई एक मेरे उस्ताद साहब थे, उनके कोई भांजे थे, तो उनको मैं साथ साथ पढ़ा रहा था। यानी मैट्रिक करने से पहले मैं बच्चों को कुछ अमलन पढ़ा रहा था, ठीक है। तो मैंने पढ़ाते हुए फील किया कि यानी मुझे जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुशी सी फील होती है, बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि जब मैं किसी को कुछ सिखाता हूँ तो वो सीख जाता है, तो मैं बड़ी खुशी फील करता था। तो लिहाजा मैं अब सोच रहा था कि कब मेरे मैट्रिक के इम्तहानात होंगे, तो 5 माह में मिल जाते थे। 1985 में जब मैट्रिक किया तो 5 माह जो है ना फरागत होती थी, इन 5 माह में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो वो 5 माह जब मैंने वो पढ़ाया तो वो मेरा वो जो प्रोफेशन मैंने लेना था वो मैं तय कर बैठा कि मैंने तो ज़िंदगी में टीचर ही बनना है। और हैरानगी की बात ये थी कि इधर मैं जो है ना FSC कर रहा हूँ, और सब लोग जो FSC कर रहे होते हैं वो बायो पढ़े होते हैं, वो इसलिए से पढ़े होते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है। तो जब हमें क्लास में पूछा थी आपने क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, आपका क्या प्रोग्राम, डॉक्टर बनना हो। जब मुझे पूछा कि मैंने टीचर बनना है, बड़ी हैरानगी की बात है। टीचर तो तब मौका बनता है जब जिंदगी के सारे प्रोफेशन में काम हो जाए, तो कहते चले अब टीचर ही बन जाओ, ये काम आसान है। और आप अपनी फर्स्ट चॉइस ही जो है ना आपने टीचर की रखी है। तो मैंने कहा मैंने तो यही काम करना, लिहाजा मैंने वही काम किया कि FSC के बाद मैंने BSc में दाखिला लिया, ठीक है। और हता कि मेरा मेडिकल कॉलेज में दाखिला होता भी था, ठीक है ना। उन दिनों में 40 नंबर मिला करते थे, 20 ऑफिस को और 20 जो ना जिसने NCC की ट्रेनिंग की हो, मुझे वो भी 40 नंबर मिलते थे। मेरा मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी होता था, लेकिन उसके बावजूद घर वालों की मुखालफत के बावजूद जो है ना वो मैंने कहा नहीं, मैंने स्कूल खोलना है, मैंने टीचिंग करनी है। उधर मैंने BSc 3rd ईयर में दाखिला लिया, उधर मैंने स्कूल ओपन कर लिया साथ, यानी उधर मैं क्लासेस ले रहा था, उधर जो है ना वो मैं साथ साथ स्कूल चला रहा था। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो मेरा पैशन था, जो तो मुझे बाई चांस जो है ना वो समझ लीजिए कि हालात और वाकई इस तरह के पैदा हुए कि मुझे पता चल गया कि ये चीज़ ऐसी है जो मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है। तो मैंने वही प्रोफेशन चूज कर लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कामयाबी मिली है वो सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ एक माँ की दुआएं तो होती है साथ, लेकिन उसमें बहुत बड़ा जो रोल प्ले किया वो यही है कि ये जो मेरा प्रोफेशन है यही मेरा पैशन है, ठीक है ना। तो लिहाजा ये बहुत अहम है कि बच्चा जो है ना वो जो उसका पैशन हो, जो वो बनना चाहे, जो उसका जो है ना वो रुझान हो, वो चेक करना है कि यानी ये बच्चा जो है ना बचपन से किस तरफ जा रहा है। वो देखें बड़ा सिंपल सा है, बच्चे की हरकत को देखे। कोई बच्चा जानवरों में बड़ी दिलचस्पी ले रहा होगा, वो मुर्गियां रखेगा, वो बकरियां रखेगा, वो इस तरह के मामला करेगा। मैं बात कर रहा था कि अगर आप देखें घर में अपने बच्चों के हरकत को देखें, उनका रहन सहन देखें, तो आप देखें कि कुछ बच्चे जो है ना वो पौधों में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर घर में आपने 2-4 गमले रखे हुए हैं तो वो फूलों की तरफ फूल उतार रहे होंगे या उसकी गोड़ी कर रहे होंगे, इस तरह का मामला। कुछ बच्चे जो है ना वो जानवर रखने में, यानी मुर्गियां रखने में, बिल्ली को पालने में, इसमें बड़ी दिलचस्पी ले रहे होंगे। तो आप समझ लीजिए कि इनका प्रोफेशन कुछ इस तरह का ही होगा। और कुछ बच्चे जो है ना घर में जो खिलौने आते हैं तो गाड़ियां चलाने में, उनको स्क्रू ड्राइवर के साथ खोल कर फिर जोड़ने में, तो आप समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने उसे जो है ना इस एटीट्यूड के साथ, इस सलाहियतों के साथ पैदा किया है। बहुत आसान, लेकिन वालिदैन देखें, लेकिन वालिदैन क्या करते हैं, वो तो लगा लेते हैं ऐनक कौन सी कि हमारा में इसका जो फूफो का बेटा है वो डॉक्टर है, लिहाजा इसने भी डॉक्टर बनना है, ठीक है ना। लिहाजा ये जो बेटी है ये वो फलां बनी है, लिहाजा हमारी बेटी भी अब ये काम करेगी। तो जब वो वाली ऐनक लगा लेते हैं तो अपनी ख्वाहिशात की ऐनक कि बच्चे को मैं वो बनाऊंगा जो मेरी ख्वाहिश है, जो जिंदगी में मैं नहीं कर सका मैं अपने बच्चे से करवाऊंगा, तो फिर मामला खराब हो जाता है। फिर वो बच्चा जो है ना आपके प्रेशर के तहत वो काम कर भी ले, क्योंकि हमारा माशरा जो है ना वो वालिदैन की इज्जत करने वाला है, वो बहुत रहता है, वो वालिदैन का कहना मानता है, हर हालत में मानता है। लेकिन वो बन तो जाएगा, इंजीनियर भी होगा, डॉक्टर भी होगा, लेकिन वो अच्छा इंजीनियर नहीं होगा, वो अच्छा डॉक्टर नहीं होगा। डॉक्टर तो होगा लेकिन अच्छा डॉक्टर नहीं होगा। लेकिन अगर उसका पैशन और उसका प्रोफेशन सेम हो जाए तो वो बहुत अच्छा डॉक्टर होगा, वो बहुत अच्छा इंजीनियर होगा और इस मुल्क को मिल्लत की खिदमत भी बेहतरीन तरीके से कर सके। लास्ट क्वेश्चन मैम ऐड करना चाहूँगी कि क्या मैसेज देना चाहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, ई एजुकेशन के हवाले से हमारे व्यूअर्स को, हमारे पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को जो कोई भी आपको देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशन हेड्स जो आपको देख रहे हैं, वो क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल, मैं यहाँ पे मैसेज देना चाहूँगी स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स और जो हमारे यंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको, कि ब्रांड योरसेल्फ, जैसे कि हम लोग एक हमारा स्लोगन है, और अभी जैसे हमने इसके हवाले से बात भी की। दूसरी बात ये कि बहुत से चैलेंजेस आते हैं और आप बहुत कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन हम लोग डर जाते हैं, तो अपने जो फियर है उसको ओवरकम करना चाहिए। हम बहुत से ऐसे काम नहीं कर पाते क्योंकि हम एक खौफ का शिकार होते हैं कि पता नहीं ये हमें इसमें कितना एफर्ट करना पड़ेगा या कितने चैलेंजेस होंगे। जितने चैलेंजेस हम एक्सेप्ट करते हैं हम उतने ही सक्सेसफुल, हम उतने ही स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। जितनी चीज़ें आपको तोड़ती हैं ज़िंदगी में वही आपको मजबूत करती हैं और वही आपको आगे लेके बढ़ती हैं। तो अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट करना है, आपको अपने तमाम खौफ को ओवरकम करके और वो सब कुछ करना है जो कि आपका पैशन है, और मेक योर पैशन योर प्रोफेशन। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी पेरेंट्स को, ख़ास तौर पे कि जो पेरेंट्स हैं हमारे, वो अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करें और बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आप देखें कि ये बहुत हमारे माशरे में ऐसा है कि हम मुश्किलात बहुत खड़ी कर देते हैं। जितनी आसानियाँ हम लोगों के लिए पैदा करते हैं उतनी ही अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तो कोशिश ये करेंगे दूसरों की मदद करें, आसानियाँ पैदा करें, और जो लोग दूसरों की मदद करते हैं अल्लाह ताला उनकी मदद करता है। तो ये मेरा मैसेज है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बार लास्ट मैसेज? लास्ट मैसेज पेरेंट्स के लिए तो यही है कि एक तो वो अपनी ख्वाहिशात की ऐनक उतार दें, बच्चे को देखें, बच्चे का जो नेचुरल टैलेंट है उसके मुताबिक जो है ना उसको एजुकेशन दिलवाएं। ठीक है, जब वो ये काम करेंगे तो बच्चा भी उनका सेटिस्फाइड होगा और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड होंगे अपने बच्चे की लाइफ से। थैंक यू सो मच मैम, आपका भी और सर आपका भी कि आपने अपनी बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला शो के लिए। इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए